क्लास 9 आपका ये वाटर का नेक्स्ट वीडियो है ये। मैं क्योंकि बता चुका था वाटर बहुत बड़ा चैप्टर है, पर आज देखिएगा आज क्या हो रहा है। आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी होने वाला है। थैंक्स जो लोग करके भेज रहे हैं और समझ रहे हैं इस चैप्टर को। इस टर्म का एक एग्ज़ाम होगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही रहने वाला है वाटर, इसीलिए अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखिएगा आप लोग इसको, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर जो लोग फीस दे चुके हैं, और जो लोग नहीं चुके प्लीज़ आप देने का कष्ट करें थोड़ा सा, ठीक है। अब आज जो मैं टॉपिक पढ़ने वाला हूँ वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। हम लोग लास्ट दिन तक ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सब बात किए थे। आज जो करने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी के बारे में, कुछ सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में। शायद मैं सॉल्युबिलिटी बता दिया था, हाँ सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी बता दिया था तुम लोग को। आज बताने वाला हूँ सॉल्युबिलिटी कर्व, कुछ ग्राफ होगा तो बुक देखोगे तो तुम समझ सकोगे। सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में बताएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ का। उसके बाद है कुछ प्रेशर से सॉल्युबिलिटी का क्या असर पड़ता है, टेम्परेचर से क्या असर पड़ता है, और कुछ टर्म्स बताऊंगा। ये क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सीडिंग क्या होता है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होता है, बस ये सुनना है बस तुम लोग को। आप चैप्टर मतलब जान नहीं है, और ये सुन के बस खाली एक बार अगर बुक पढ़ लोगे तुम्हारा माथा पूरा पूरी बैठ जाएगा, छप जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो वो ध्यान सुनना, ये वाला एक बार से सुन लो। तो पहला बात है ये, जैसे ये सिर्फ सुनना नहीं, देखना भी। मेरा मैं जो हाथ दिखा रहा हूँ उसको देखना। सॉल्युबिलिटी कर्व ये है क्या? ये एक्चुअली एक ग्राफ है, ठीक है। देखिए वो ग्राफ में मैं दिखाया हूँ, हर सॉल्ट का एक ग्राफ दिखाया गया है कि देखिए अगर ये दिखा रहा हूँ मैं टेम्परेचर के बारे में दिखा रहा हूँ, ये टेम्परेचर बढ़ता टेम्परेचर 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ता टेम्परेचर है। तो ये सॉल्युबिलिटी के बारे में है। तो देखा जाता है बहुत ऐसा चीज़ है जिसका ना सॉल्युबिलिटी जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है बढ़ते जाते, क्यों ये वाला, ये जो ग्राफ है ये वाला KNO3 का ग्राफ है, ये बढ़ते ही जा रहा है। NNO3 का ग्राफ है, देखो बढ़ते ही जा रहा है। तुम लोग को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ आप दिख रहा होगा। ये KNO3 का ग्राफ है, ये बढ़ते ही जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है इसका ग्राफ, माने इसका ग्राफ नहीं एक्चुअली सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाता है। तो ऐसा ग्राफ जो शो करता है चेंजेस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, एक सॉल्यूट का कैसा कैसा सॉल्युबिलिटी है, किस टेम्परेचर में कितना है, वो जो ग्राफ दिखाता है, जिसमें समझ में आता है कि यहाँ तक सीधा गया, उसको अचानक से बढ़ने लगा, तो इस टेम्परेचर के बाद वो बढ़ने लगा, नहीं होता है कुछ ग्राफ से पता चलता है। तो ये जो ग्राफ है जो शो करता है सॉल्युबिलिटी के बारे में ऑफ अ सॉल्यूट, दिस ग्राफ इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व। प्लीज का डेफिनेशन पढ़ना अच्छे से। इज अ लाइन ग्राफ दैट प्लॉट चेंजेस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट विथ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, ओके। अब इसमें जो पढ़ने का बात था वो पहला था व्हाट इज सॉल्युबिलिटी कर्व। ये ग्राफ है जो शो करता है कौन कितना सॉल्युबल है, नहीं है, किस टेम्परेचर में, वो शो करता है। अब देखोगे इस ग्राफ से समझ में आता है कुछ ऐसा चीज़ें जो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहा है वो बढ़ते जा रहा है ना। कुछ कुछ ऐसा भी चीज़ें जो स्लाइड बढ़ रहा है, और कुछ कुछ ऐसा भी जो घटते भी जा रहा है। तो ये तीन प्रकार का चीज़ें जो तुमको ध्यान रखना है। पहला जैसे एग्जाम्पल, पहला ये पॉइंट याद रखना, NaNO3 के सोडियम नाइट्रेट के पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसे कुछ चीज़ एग्जाम्पल बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ना। ये क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करता है। तो सर्टेन सब्सटेंस लाइक दिस एंड दिस, ये तुम लोग क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल गिव एन एग्जाम्पल वेयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तुम लोग को एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत बुक में बहुत गेजाखोरी चीज़ भी भरा हुआ है, वो पढ़ना पढ़ लो, पर मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट सब्सटेंस। अच्छा शोहम प्रोवाल प्लीज़ मेरे को वर्क भेजो, मेरे को नहीं मिल रहा है अभी भी, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा यहाँ पे विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हो गया। कुछ चीज़ें जैसे NaCl, देखो यहाँ पे ये जो मैं ग्राफ दिखाया हूँ ये NaCl का बस स्लाइट इंक्रीज किया, ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया, बहुत स्लाइट। ये दूसरा टाइप का चीज़ हो गया। और ऐसा भी चीज़ होता है जो बहुत वो डिक्रीज ही करता है, CaSO2H2O कैल्शियम सल्फेट है, जैसे डिक्रीजेस आफ्टर अटेनिंग सम टेम्परेचर आने के बाद वो डिक्रीज ही करता है सॉल्युबिलिटी उसका। तो समझिए सॉल्युबिलिटी तीन प्रकार का बताया, कुछ जो हमें से इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कुछ ऐसा भी होता है जो स्लाइड इंक्रीज करता है जैसे NaCl, और कुछ ऐसा भी है आफ्टर अटेनिंग सडन टेम्परेचर वो डिक्रीज करते जाता है। बॉडी तीन प्रकार का। इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ एनोमलस सॉल्युबिलिटी। एनोमलस वर्ड का मतलब तुम लोगों को पहले से पता होगा, ये आएगा ही आएगा, ये अब पक्का आता है।
सॉल्युबिलिटी का कर्व, ये थोड़ा बहुत एग्जांपल पूछेगा और ये आएगा व्हाट इज एनोमलस सॉल्युबिलिटी। एनोमलस का बाबू लोग मैं मतलब पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, एनोमलस का मतलब जो होता है स्ट्रेंज, अजीब। वो लोग इसमें अजीब क्या, देखो इससे पहले जितना दिखा रहा था या तो बढ़ रहा था या तो घट रहा था, ऐसे कुछ था। इसमें कुछ कुछ ऐसा भी सब्सटेंस है जो पहले बढ़ता है और फिर अचानक घटने लग जाता है। तो ये जो अजीब हो गया, पहले बढ़ा फिर घट गया, ये जो अजीब है जिसको कहते हैं लोग एनोमलस सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज विथ राइजिंग टेम्परेचर। तो एग्जांपल है इसके Na2SO4.10H2 विच इज कॉल्ड ग्लोबल सॉल्ट। गोबर नहीं रे, गोबर नहीं, ग्लोबल, GLAUBER, ग्लोबल सॉल्ट। ठीक है, तो ग्लोबल सॉल्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, जो बढ़ता है फिर घट जाता है। होता क्या है ना, जब तक वो 32.8 डिग्री तक जब तक था तब तक वो बढ़ रहा है क्योंकि वो हाइड्रेटेड रहता है। अब हाइड्रेट का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई नाम है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये देख लो कुछ H2O लगा हुआ रहता है, समथिंग कोई नाम में देखोगे H2O रहता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा रहता है, जिसमें पानी रहता है। दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सब्सटेंस। जिसमें नहीं रहता है उसे हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस सब्सटेंस। ये बाद में मैं बताने वाला ही था पर अभी आ गया तो इसलिए बता दे रहा हूँ। MgSO4.7H2 ये जो एग्जाम्पल है ये एक हाइड्रेटेड सब्सटेंस है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ तक जब तक था ना तो ये जो Na2SO4.10H2 हाइड्रेटेड था, बढ़ जाता था बढ़े, लेकिन जैसे 32.8 गया इसका जो वाटर है वो गायब हो जाता है, मतलब सूख जाता है, कुछ हट जाता है अपने आप, एनहाइड्रेस हो जाता है। उसके बाद ये गिरने लग जाता है इसका सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान रहेगा, इसी यही कारण है, कोई पूछ सकता हो सकता है क्यों अच्छा ऐसा एनोमलस सॉल्युबिलिटी दिखाता है Na2SO4.10H2 क्यों दिखाता है ऐसा अजीब सा नेचर। तो ऑल बिकॉज कि पहले 32.8 डिग्री तक, 32.8 डिग्री तक वो हाइड्रेस रहता है, उसके बाद जैसे ही एनहाइड्रेस बन जाता है उसका डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है विथ इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं यूज ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व। यूज ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व, सॉल्युबिलिटी कर्व से क्या फायदा हो सकता है विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंस है कौन किस डिग्री में सॉल्युबल होता है, कौन कितना सॉल्युबल होता है, नहीं होता है, कौन हाइड्रेट रहता है, नहीं होता है, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और दूसरा इफेक्ट ऑफ कूलिंग और हीटिंग या हीटिंग सॉल्यूशन, जो इफेक्ट क्या पड़ता है, ठंडा करो तो क्या असर पड़ेगा, उसका सॉल्युबिलिटी कम जाएगा ना बढ़ जाएगा। देख रहे हो कोई कोई मेरा टेम्परेचर बढ़ाता है तो कोई कमता भी, कोई बढ़ जाता है, तो ठंडा करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ये बात सब हम लोग को पता अगर रहे कि हीट करने से क्या होगा, ठंडा करने से क्या होगा, अब पता रहे तो हम लोग को ईजी पड़ेगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी कर्व से दो काम हो सकते हैं। उसके बाद कुछ सम्स है, तुम्हारा मन करे देख लेना एक बार। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है मैं बता रहा हूँ, उसके बाद टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर या कोई लिक्विड में। मतलब ये तुम लोग को मैं पहले भी टॉपिक बता चुका हूँ कि जानते हो ना, हर लिक्विड में, चलो वाटर का बात कर रहे थे हम लोग, सबसे इजी पड़ेगा, कुछ ना कुछ गैसेस घुला हुआ रहता है कि नहीं, और इसी कारण हम लोग कुछ टेस्ट आता है उसका। याद है ना, बोला था बॉयल वाटर का देखना कुछ टेस्ट अजीब सा हो जाता है, क्यों, उससे गैस निकल जाता है। उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, प्रेशर से और टेम्परेचर रिलेटेड बात करेंगे। अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में, कुछ गैस ज़्यादा डिजोल्व करता है कि कम करता है। अगर प्रेशर बढ़ जाए तो सुन लो, ये हेनरी जी बताए थे, हेनरी अपना लॉ बताया था। अगर पूछ ले हेनरी लॉ, कुछ अजीब सा नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है, अपना नाम छाप दिया लड़का। तो हेनरी लॉ क्या बोलता था कि अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी बढ़ जाता है। गैसेस याद रखना, मैंने जो गैसेस कम घुल रहा था वो गैसेस ज़्यादा घुलना स्टार्ट हो जाएगा अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो, याद रहेगा। तो मैं लिखा हूँ देखो, मोर प्रेशर मोर गैस इज सॉल्युबल इन इट। तुम लोग अपने से समझ सकते हो, तुम लोग कोई पेप्सी या कोकोला या कोई भी जो स्प्राइट वेट का बोतल होता है, देखोगे उसमें ना तुम उसको चापोगे ना, चाप नहीं पाओगे। क्यों नहीं चाप पाओगे, मुझे लगता है कि सॉलिड है, नया ना खरीदोगे, मुझे लगता है ठोस, कोई ईंटा से भी ज़्यादा मजबूत है। कोई गाड़ी भी चढ़ जाए तो साला फटेगा नहीं, इतना ठोस होता है वो। तो ये चक्कर क्या है, एक्चुअली वो बहुत प्रेशर में फुल रहता है, बहुत प्रेशराइज रहता है। बोलोगे ये प्रेशर क्यों डाला रहता है, ये प्रेशर डाला रहता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुसा रहता है। तुमको पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये झांझ जैसा जो फील होता है हम लोग को नाक मुझे लगता है, या जो फिज समझ रहे हो ना, जो बबल से निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत प्रेशर में उसको डिजोल्व करवाया जाता है। समझ रहे हो, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं डिजोल्व हो पाएगा, तो ज़्यादा प्रेशर डाल देता है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व हो पाता है।
समझ गए? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो उसको नाक में तुम्हारा जो झांझ आता है ना, जो झांझ जैसे लगता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही आता है। उसी कारण वो लोग इतना प्रेशराइज करके डाला जाता है। ठीक है, तो देखो वहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुल गया। अगर उसको तुम खोल दो तो देखो बाहर का प्रेशर आ जाएगा उसके अंदर में, तो उसका अचानक से देखोगे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सब निकलना शुरू हो जाएगा, बबल्स कर निकलना, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए बात सब? तो ये कहानी है सर प्रेशर का। मोर द प्रेशर मोर द गैसेस विल डिजॉल्व इन इट। समझ गए बात? तो यहाँ बोला CO2 का जो पेप्सी कोकोला में होता है, और बबल्स कम आउट एज सून एज CO2 evolves ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। वो जो नहीं मैं अभी बता रहा था कि जैसे ही हम लोग वो कैन खोलते हैं या कुछ निकलता है, वो क्यों निकलता है? क्यों? जो प्रेशर अंदर का वो निकल गया, तो प्रेशर निकलने लगा, तो आप समझ रहे हो ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो निकलेगा बाहर, निकलना चाहता है, वो निकल रहा है, इसलिए बबल जैसे निकलते रहता है। वो जो बबल जैसे निकलता है और कुछ नहीं, CO2 है। समझ गए बात? याद रखने से क्वेश्चन हो सकता है, अपने लाइफ में भी काम आएगा, और ऐसे क्वेश्चन में परीक्षा में हो सकता है कि ऐसे बबल्स क्यों निकलते हैं। तो याद रखना कि वी नो कि एज प्रेशर डिक्रीजेस तो solubility of gases also decreases, so the CO2 which was dissolved, lot amount of CO2 which are dissolved keeps on escaping out through as a form of bubbles when there is a change in pressure. Okay, as we know that the bottle was in tremendous pressure when it was sealed, but once we open it, the pressure of that bottle escapes out, and so समझ गए ना बात? तो ठीक है, तो प्रेशर से समझा दिए, मोर द प्रेशर मोर द गैसेस कैन डिजॉल्व इन इट। अब बात करें टेम्परेचर, ये तुम लोग जानते हो, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाता है, उल्टा वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था या इनडायरेक्टली। मोर द टेम्परेचर लेस विल बी द सॉल्युबिलिटी। अब बोलोगे सर कैसे? तुम लोग खुद जानते हो, अगर हम लोग हीट करते, याद है ना बॉइल्ड वाटर में बताया था, तो कुछ अजीब सा टेस्ट नहीं लगता है? वो अजीब सा टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो गैसेस था, जनरली ऑक्सीजन जो था वो निकल गया, क्योंकि इतना हीट थी, इतने वो गैसेस जो था वो निकल जाता है, तो निकलने के कारण अजीब सा टेस्ट आता रहता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाई बॉइल्ड वाटर टेस्ट फ्लैट, इज ऑल बिकॉज वी नो with increase in temperature solubility of gases decreases, and so the gases in it escapes out, leaving the water without any gases, and so it tastes flat. Got it? उसके बाद अब कुछ टर्म्स आएगा। अब इसके बाद जो है कुछ समझने वाला नहीं है, सब याद करने वाला चीज़ सब है। यहाँ से इतना भी बात सब, फिर भी तुम लोग थोड़ा सुन लो, इजी पड़ेगा समझने में, बुक से वो याद करना है। क्रिस्टल्स क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस तो पढ़े, अगर सॉलिड ही अगर कोई शेप हो, पर्टिकुलर शेप जैसा हो जाए, तो उसे हम लोग क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्रिस्टलाइजेशन होता कैसे? अगर कोई गर्म चीज़ को ठंडा कर दो, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, याद रखना सैचुरेटेड बोलना बहुत जरूरी है। अगर हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तुम ठंडा करो तो वो जो शेप कुछ आकार आ जाएगा, वो है क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग और हॉट सैचुरेटेड, बहुत गर्म चीज़ है, उसको ठंडा कर दो, अपना क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, ये ढेर सारा शेप का होता है, बहुत सा शेप का होता है, बुक में देखना बहुत सारे रोम्बिक, टेट्रागोनल, बहुत सा शेप दिया हुआ वहाँ पे, तुम्हारा मन करे पढ़ो तो छोड़ दो। और उसमें कुछ कलर भी आ जाता है, ये कलर आता है बिकॉज ऑफ सम इम्प्यूरिटीज, कुछ इम्प्यूरिटी से कारण कलर आता है। जैसे रेड कलर ऑफ रूबी एक पर्ल है ना, तो रूबी का जो तुम्हारा पर्ल बोल रहा हूँ, सॉरी जेम है, रूबी का जो कलर आता है रेड कलर, वो ऑल बिकॉज ऑफ सम मरकरी ऑक्साइड में घुल जाता है। ठीक है, उस कारण से कलर आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीडिंग के बारे में। अब मैं बोला ना, यहाँ से सिर्फ टॉपिक धराधर सुनना है बस तुम लोग को। सीडिंग क्या होता है? अगर मान लो कहीं क्रिस्टलाइजेशन करना है, तुमको क्रिस्टलाइजेशन करना, उसमें तो थोड़ा सा और ऐड कर दो क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो एडिंग ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सम प्योर सब्सटेंस टू इंड्यूस, जैसे जल्दी क्रिस्टलाइजेशन हो सके, इसे हम लोग कहते हैं सीडिंग। समझ गया बात? अब इसके बाद बात करते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंस। मैं तुम लोगों को पहले बता चुका था, मेरे को बात था वहाँ पे, इसलिए बता दिया। हाइड्रेटेड सब्सटेंस जिसमें पानी का मात्रा हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जिसमें। अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से याद आया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन जरूर पढ़ना। तो जिसमें वाटर ऑफ, जिस सब्सटेंस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, वो जो .7H2O, .10H2O, .2H ऐसा लगा होगा, दोज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सब्सटेंस। हाइड्रेटेड का हम लोग ऐसे बात करते हैं जिसमें बहुत पानी हो, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंस। जिसमें पानी ना हो उसे हम लोग कहते हैं सूखा हुआ, या फिर एनहाइड्रेट सब्सटेंस कहते हैं हम लोग।
ठीक है, जैसे तुम बहुत पानी पियो तो तुमको ना एक अलग ही ताजगी जैसा लगेगा, तो हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड है बहुत। और उससे पानी निकला हुआ तो लगता है तो हम लोग एनहाइड्रेटेड। समझ गए बात। अब आ गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो 7H2O डॉट H2O जो लगा रहता है, इसे कहते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यही शेप देता है क्रिस्टल का शेप। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वाटर ही शेप दे। देखना कहीं पे ब्लू बॉक्स रेड बॉक्स में दिया होगा कि हमेशा वाटर के कारण ही वाटर शेप आता है क्रिस्टल का, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी भी नहीं भी आता है, दूसरे कारण भी आ सकता है। ओके, उसके बाद देखोगे कि एक चार्ट होगा रेड बॉक्स में, वहाँ ढेर सारा कंपाउंड्स का नाम होगा वाटर क्रिस्टलाइजेशन का। उसका तुम्हारा क्या करना है, तुम लोग को वो नेम पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, उसका कलर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना सारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नोट हो या 10 तो होगा पूरा बॉक्स में, वो सारा याद करना है तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एफ्लोरेसेंस, डेलिक्वेसेंस, और वाई NaCl इज नॉट डेलिक्वेसेंट, CaCl तो बताएंगे, ड्राइंग एजेंट क्या होता है, DIDD क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, अभी देखो बहुत ऐसा सब्सटेंस जिसका ना पानी से बहुत लगाव होता है। तुम लोग में से देखोगे बहुत जन को पानी से बहुत प्यार है, बहुत जन को पानी से उतना लगाव नहीं, बट पानी छूना नहीं चाहता। बहुत जन को होता है कितना नहाने का मन करता है, पानी में जाने का मन करता है, कुआं सही पानी में माने पॉन्ड में या सी बीच में जाने बहुत मज़ा आता है, पानी में नहाने वाने में बहुत है। तो ऐसा बहुत सब्सटेंस है विच हैज़ वेरी मच एफिनिटी फॉर वाटर। एफिनिटी माने अट्रैक्शन टू वाटर। those substance which has affinity for water, those substances are called hygroscopic substance। तो हाइग्रोस्कोपिक सबसे समझ के आ गए, जो सब्सटेंस में पानी से लगा हो उसे हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइंग। अच्छा, एफ्लोरेसेंस और डेलिक्वेसेंस सब्सटेंस बता रहा हूँ मैं, फिर से याद दिला दूँ, जिन लोगों का भी फीस बाकी है प्लीज़ देने का कष्ट करें थोड़ा, ठीक है। और अब एफ्लोरेसेंस का बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज एफ्लोरेसेंस? एफ्लोरेसेंस क्या होता है उसमें? देयर आर सर्टेन सब्सटेंस, वो क्या होता है, वो सर्टेन सब्सटेंस में अगर मतलब अगर हवा में खुला रखो, ओपन रखो, ठीक है, तो उसमें से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो निकल जाएगा। ये जनरली ऐसा नाम सब होगा जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा ही होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, MgSO4.7H2, इसका नाम है एप्सम सॉल्ट। इसको अगर खुला रखो हवा में तो इसमें से ये जो पोर्शन है ना, ये वाला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। नाम से पता चलता है एफ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब फ्लो कर जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जिस ऐसा सब्सटेंस जिसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्लो कर जाए, इफ इट इज केप्ट ओपन इन एयर और एटमोस्फेयर, दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एफ्लोरोसेंस। प्लीज अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एफ्लोरोसेंस डेलिक्वेशन कुछ आया ना आए, ये जरूर आएगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज एफ्लोरोसेंस सब्सटेंस? those substance or those water of crystallization, those substance which has whose water of crystallization escape out या flow out when it is kept open in air। देखोगे बहुत सारी चीज़ होता है ना, उसको एयर टाइट बॉटल में रखा जाता है, नहीं रखने से उसका जो नमी होता है वो उड़ जाता है। तो दो सब्सटेंस कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। मैं एक एग्जांपल दे दिया, ये ऐसे भी याद रखो, जिसमें देखना डॉट H2O होगा ना, वही एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस होता है, ठीक है। जैसे हम लोग और एक एग्जांपल पढ़ते हैं, NO2SO4.10H2O पढ़े थे, ग्लोबल सॉल्ट, वो भी एक एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस ही है, वो भी फ्लो कर जाता है। अब अगर डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, तो ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर हवा में खुला रखो तो हवा का जो नमी ये लोग टान लेता है, मैंने खुद ले लेता है। ये क्या किया, फ्लो करवा दिया, अपने से हटा दिया, और ये जो सब्सटेंस होता है वो ले लेता है, ठीक है। उसका उल्टा काम, ले लो हवा से ले लेता है, मॉइस्चर ले लेता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि हवा से ले लेता है नमी को, उस हम लोग कहते हैं डेलिक्वेशन। तुम लोग देखोगे कभी कभी बोलते हो नमक को, ये बोलते ये सही नहीं है, मैं फिर ये बता रहा हूँ समझाने के लिए। बहुत जन देखता है रेनी सीजन में नमक को छोक ना, तो नमक को भीजा 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 लगेगा। ये नमक भीजा भीजा क्यों लग रहा है? एक्चुअली ये हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अगर खुला रखो, डेफिनेटली बात है, खुला नहीं रखोगे तो कैसे करेगा? खुला रखो तो अगर वो हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं डेलिक्वेशन। उसमें ऐसा सब्सटेंस को ये नहीं देखोगे, डॉट समथिंग नहीं देखोगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं लगा रहेगा, ठीक है। वो एब्जॉर्ब करने के बाद बन जाएगा वो चीज़, तो ठीक है। प्लीज़ ध्यान सुनना मेरा बात सब। लेकिन मैं समझाने के लिए तुम लोग को बोला NaCl, क्योंकि तुम लोग घर में देखे होगे भीजा भीजा, पर याद रखना NaCl खुद डेलिक्वेशन नहीं होता है,
उसमें कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज होता है, इम्प्योरिटी जैसे CaCl2 MgCl2, और ये जो चीज सब है ना, ये है डेलिक्वेशन सब्सटेंस। इसका प्रेजेंस इन NaCl मेक्स इट डेलिक्वेसेंट। जैसे क्वेश्चन आएगा कि एंड वाई NaCl दो इट इज नॉट डेलिक्वेसेंट देन वाई इट बिकम्स क्या बोलते हैं वेटी ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब वो भीजा भीजा क्यों बन जाता है इन रेनी सीजन, बिकॉज ऑफ दिस डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट एज इम्प्योरिटीज, कुछ ही इम्प्योरिटीज रहता है इसमें, उसके कारण वो भीजा भीजा बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। अब अगर ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये क्या, ये सुखाने का काम करता है, ये भी सुखाने का काम करता है, पर ये फिजिकली करता है, ये केमिकली करता है। ये मेन डिफरेंस बता रहा हूँ, दोनों सेम चीज़ है, ये भी सुखाने का काम करता है, ये भी सुखाने का काम करता है, पर ये फिजिकली मैंने ऊपर ऊपर से, और ये केमिकली मैंने अंदर से पूरा, ये ऊपर से कुछ नमी हटाना है तो ड्राइंग एजेंट लगता है, पर केमिकली हटाना है, मैं समझ रहा हूँ कंपाउंड में हिसाब से, तो ये जैसे मिक्सचर में काम करेगा, ये कंपाउंड हिसाब से काम करेगा, ये केमिकली हटाता है, ये फिजिकली ऊपर से हटाता है, ठीक है। तो ये भी नमी हटाता है, ये भी नमी हटाता है, पर ये केमिकली हटाता है। अगर मान लो कुछ कोई सब्सटेंस कंपाउंड उसमें से हटाना, पूरा रिएक्ट किया हुआ वाटर है, तो उसको हटाने के लिए तुमको ये यूज़ करना पड़ेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो अंदर से पूरा पानी निचोड़ के फेंक देगा। अगर ऊपर से कोई थोड़ा थोड़ा पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी है, उसको टानना है जिसका ऊपर से, तो तुम ड्राइंग एजेंट यूज़ करोगे। याद रखना, ड्राइंग एजेंट कभी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ये ऊपर ऊपर से करता है, समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखना कहीं डिफरेंस होगा ड्राइंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, एटलीस्ट 3 डिफरेंस याद करके रखना। अब क्वेश्चन देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, लिखो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन होगा राइट, डिफाइन सॉल्युबिलिटी कर्व, उसके बाद व्हाट इज एनोमलस सॉल्युबिलिटी, गिव एग्जांपल एंड ड्रॉ द ग्राफ, यूजेस ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व, राइट, हेनरीज लॉ एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, what is crystal and what is crystallization, what is seeding, what are hydrated salts and anhydrous substance, या anhydrous salts बोल सकते हो, what is water of crystallization, वो जो बॉक्स है पूरा लिखना, याद भी करना, इसमें नेम होगा, फॉर्मूला होगा, कलर भी होगा लिखा हुआ, what are efflorescent substance, write 3 examples, what are deliquescent substance, write 3 examples, why NaCl is not deliquescent, उसके बाद what are drying agents and dehydrating का give 3 difference, what are hygroscopic substance। That's all for today, I hope you have understood। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखने के बाद तुम्हारा नीचे में कुछ क्वेश्चन आंसर्स होगा, एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन आंसर्स होगा, वो करना है, और ये सब क्वेश्चन करके तुम सेंड करना प्लीज़। बाबू लोग सोच रहे होगे कि मैं बहुत खटा रहा हूँ, कोई खटा नहीं रहा हूँ, मैं तुम लोग को ये अच्छा करने के लिए कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। प्लीज़ करके मेरे को भेज देना, और जिसका फीस प्लीज़ बाकी है प्लीज़ मेरे को पे कर देना जल्दी, मेरे को बता देना कैसे तुम लोग पे करोगे, मैं आके कलेक्ट कर लूँगा, या फिर मैं सब हमेशा कलेक्ट करके आता हूँ वहाँ पे बागुयाटी में, या फिर तुमको अगर अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो तुमको बता देना, मैं अकाउंट नंबर बोल दूँगा, अकाउंट ट्रांसफ़र कर देना। पर ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं तुम्हारे घर के नीचे आ जाऊँगा, कैश देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि ATM का झमेला मेरे को पढ़ना नहीं है, बहुत प्रॉब्लम ही रहता है बहुत सारा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर जल्दी करना है वाला और मेरे को सेंड करना। बाय, टेक केयर।